नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम बीएड प्रथम वर्ष सेकंड सेमेस्टर में द्वितीय प्रश्न पत्र शैक्षिक तकनीकी तथा सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आपके सामने है पहला प्रश्न, एप्लीकेशन एवं सॉफ्टवेयर क्या है? उत्तर है एप्लीकेशन एवं सॉफ्टवेयर। यह किसी विशिष्ट कार्य को पूर्ण करने के लिए लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है। कुछ सामान्यतः प्रयोग में आने वाले सॉफ्टवेयर निम्न हैं: वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, गेम्स, वेब ब्राउज़र। देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर में अंतर क्या है? देखिए दोस्तों, जब हम किसी भी प्रोग्राम को कंप्यूटर में ओपन करते हैं तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से ओपन करते हैं, जबकि जब हम किसी भी प्रोग्राम को मोबाइल में ओपन करते हैं तो एप्लीकेशन के माध्यम से ओपन करते हैं। देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन का प्रयोग हम मोबाइल में करते हैं, सॉफ्टवेयर का प्रयोग हम कंप्यूटर में करते हैं। यही एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर का मुख्य अंतर है। अगला प्रश्न है आपके सामने, कंप्यूटर वायरस क्या है? इसके प्रकार एवं बचाव के उपाय बताइए। उत्तर है अर्थ। कंप्यूटर वायरस वास्तव में वह प्रोग्राम है जो अवांछित रूप से कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में घुसकर छेड़छाड़ करता है और क्रिया प्रणाली को प्रभावित करता है। देखिए दोस्तों, जो कंप्यूटर वायरस होता है यह कंप्यूटर के प्रोग्राम में घुसता है और उसके फाइल्स से छेड़छाड़ करता है, कंप्यूटर की क्रिया प्रणाली को बाधित करता है। कई वायरस तो इतने खतरनाक होते हैं कि वह सारे संचित डाटा को उड़ा देते हैं और कुछ उनके स्वरूप को इस तरह से कर देते हैं कि वह अनुपयोगी हो जाता है। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर वायरस बहुत खतरनाक होता है। यह कंप्यूटर के किसी भी प्रोग्राम में घुसकर उसके फाइल्स को ही डिलीट कर देते हैं, कंप्यूटर को जैम कर देते हैं। आगे है, कंप्यूटर वायरस शब्द 1949 ईस्वी में तब अपने अस्तित्व में आया जब हंगरी के वैज्ञानिक जॉन वान न्यूमैन ने अपनी पुस्तक थियरी ऑफ सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग ऑटोमेटा प्रस्तुत की। सबसे पहला वायरस सन 1971 ईस्वी में दिखा, जिसे क्रीपर वायरस कहा गया। देखिए दोस्तों, सबसे पहला वायरस कब दिखा? तो 1971 ईस्वी में दिखा। उसका नाम क्या था? तो क्रीपर वायरस उसका नाम था। इसने DEC PDP-10 के मेन फ्रेम कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रभावित किया था। देखिए दोस्तों, आगे है वायरस के प्रकार। पहला है वायरस। यह अस्थायी वायरस होता है जो रैम को नष्ट करता है। इस प्रकार के वायरस डाटा अथवा प्रोग्राम को नष्ट करके स्वरूप बदलने का कार्य भी कर सकते हैं। यह उन प्रोग्राम्स और फाइल्स के साथ भी छेड़छाड़ कर सकता है जो बंद या खुली हो या दूसरे नाम से कॉपी की गई हो। देखिए दोस्तों, जो वायरस होता है जब यह कंप्यूटर में घुसता है तो उसके रैम को नष्ट करता है, जिससे कंप्यूटर जैम हो जाता है, कंप्यूटर कार्य करना बंद करता है। दूसरा वायरस है ओवरराइट वायरस। यह वायरस संक्रमित फाइल का डाटा नष्ट करके उसे गायब कर देता है। इस स्थिति में मूल फाइल्स को डिलीट करके कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। देखिए दोस्तों, जो ओवरराइट वायरस होता है यह किसी भी फाइल्स के मूल फाइल्स को ही डिलीट कर देता है, किसी भी मूल फाइल से नष्ट कर देता है, जिससे उसके मूल फाइल को डिलीट करना पड़ता है ताकि कंप्यूटर सुरक्षित रूप से कार्य कर सके। तीसरा पॉइंट है माइक्रो वायरस। यह वायरस किसी विशिष्ट प्रोग्राम को अकेले चलने देने में कठिनाई उत्पन्न करता है। यह कई फाइल्स का समूह बना देता है, जिससे किसी भी फाइल्स को अकेले खोलने में परेशानी होती है। जो माइक्रो वायरस होता है दोस्तों, यह किसी भी फाइल्स को कई समूह इसका बना देता है। चौथा है डायरेक्ट एक्शन वायरस। यह वायरस फोल्डर और कंप्यूटर डायरेक्टरी की फाइल को नुकसान पहुंचाता है। अधिकतर स्थितियों में यह हार्ड ड्राइव की रूट डायरेक्टरी में होता है और जब भी कंप्यूटर बूस्ट करता है उसी दौरान कार्य करता है। देखिए दोस्तों, यह हार्ड ड्राइव जो होती है उसके रूट डायरेक्टरी में है, अधिकतर यह वायरस पा जाता है और यह कंप्यूटर बूस्ट करता है, उसी दौरान यह कार्य करता है। वायरस से बचाव एंटीवायरस। देखिए दोस्तों, जब हम वायरस से बचाव के लिए कंप्यूटर में एंटीवायरस डाल देते हैं तो वह वायरस से लड़ता है, उसको हटा देता है। यह वायरस को खोजने एवं उसे हटाने का कार्य करता है। इसका नाम एंटीवायरस है। एंटीवायरस का कार्य होता है वायरस को ढूंढकर नष्ट कर देना, उसे बाहर फेंक देना। इसकी खोज के बारे में कई दावे प्रस्तुत हैं, परंतु 1987 ईस्वी में फिक्स के द्वारा प्रस्तुत एंटीवायरस सर्वप्रथम लोगों के समक्ष कार्य करते हुए प्रस्तुत हुआ।
वर्ष 1987 के अंत में 2 एंटीवायरस कार्य हेतु खोजे गए। इसके बाद 1988 ईस्वी में जर्मनी ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। इसके बाद बुल्गारिया में डॉक्टर वेसेलिन ने इस दिशा में कार्य किया एवं पहले फ्रीवेयर एंटीवायरस प्रोग्राम को विकसित किया। सन 1988 में ही पहली मेल सूची जारी की गई जिसे वायरस एल का नाम दिया। इसमें नए वायरस उसे खोजने समाप्त करने की संभावनाओं की चर्चा की गई। देखिए दोस्तों, 1990 में CARD कार्ड कंप्यूटर एंटीवायरस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 1991 में USA के द्वारा नॉर्टन एंटीवायरस के प्रथम संस्करण को निकाला गया। 1991 से लेकर 1999 तक इस दिशा में अनवरत क्रांतिकारी परिवर्तन होते रहे। एंटीवायरस बनाने वाली फार्मों ने धीरे धीरे इस दिशा में नवीन प्रयोग किए। आज कंप्यूटर के लिए एंटीवायरस एक आवश्यकता बन चुका है। देखिए दोस्तों, एंटीवायरस के माध्यम से हम कंप्यूटर को सुरक्षित रखते हैं। यह वायरस से लड़ता है, वायरस को दूर भगाता है। शिक्षा में कंप्यूटर की उपयोगिता की विवेचना कीजिए। उत्तर है घर। घरों में भी इसका स्थान महत्वपूर्ण है। घरेलू मशीनों के संचालन में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त इंटरनेट के द्वारा कई प्रकार की उपयोगी जानकारियां उपलब्ध होती हैं। पैसों का हिसाब किताब, शैक्षिक क्षेत्र, मनोरंजक आदि क्षेत्रों में कंप्यूटर अच्छा कार्य करता है। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर जो है आजकल इसका उपयोग घर में, ऑफिस में, सभी स्थानों पर किया जाने लगा है, जिससे कार्य सुगम हो गए हैं। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के द्वारा नई नई डिजाइनों को सरलता से बनाया जाता है एवं परिवर्धित भी किया जा सकता है। कंप्यूटर के माध्यम से पत्रकारिता, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं एवं अखबारों के प्रकाश में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। बैंक तो कंप्यूटर के बिना पंगु है। बैंक में विभिन्न अभिलेखों का आंकड़ा का डाटा कंप्यूटर में सुरक्षित रखा जाता है। विभिन्न प्रकार के अनुसंधान में कंप्यूटर प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। स्वास्थ्य अस्पताल में विभिन्न तरह के रिकॉर्ड, दवाइयों का निर्माण, स्वास्थ्य संबंधी का संचालन आदि का कार्य कंप्यूटर के द्वारा सुगमता से होता है। देखिए दोस्तों, अस्पतालों में भी कंप्यूटर का धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है। दवाइयों के विभिन्न रिसर्च जो होते हैं वह कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से हम खून का टेस्ट बड़ी आसानी से, बड़ी जल्दी कर सकते हैं। अगला पॉइंट है शिक्षा में तो इसका प्रयोग अनगिनत है। विद्यालयों में तो आजकल उपस्थिति पर परिणाम, शिक्षण कार्य संबंधी तथ्यों का लेखा जोखा इसके द्वारा सरलता से होता है। कंप्यूटर के माध्यम से देखिए अटेंडेंस, विभिन्न अभिलेख तैयार की जाते हैं कक्षा में, विद्यालय में, शिक्षक में। प्रतियोगी परीक्षाओं में तो कंप्यूटर के बिना परिणाम निकालना अत्यधिक कठिन है। देखिए दोस्तों, सेकंडों में आपकी कापियां चेक हो जाती है कंप्यूटर के माध्यम से, जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा वाली कापियां होती है। नवीन अनुसंधानों में कंप्यूटर अत्यधिक योगदान देता है। इसके द्वारा नवीन खोजों को प्रिंट करके सरलता से जन सामान्य तक पहुंचाया जा सकता है। विद्यार्थी इसके प्रयोग में नई नई बातें सरलता से सीख लेते हैं। अगला है अंतरिक्ष विज्ञान। अंतरिक्ष में यात्रा कंप्यूटर के उपयोग के बगैर असंभव है। गणनाओं लेकर नवीनतम भविष्यवाणियों एवं संभावनाओं में हमें कंप्यूटर ही परिचित कराता है। देखिए दोस्तों, जो वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जाते हैं वह कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न गणनाएं एग्जैक्ट करते हैं, जिसके माध्यम से कोई त्रुटि नहीं होती है। ऑफिस, निजी एवं सरकारी ऑफिस में कंप्यूटर अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पुराने समय में फाइल्स का गट्ठर बना रहता है, आजकल तो सब एक चिप में आ जाता है। यही नहीं, उसकी नई कॉपी भी उपलब्ध हो जाती है। लेखा विभाग कार्य के लिए कंप्यूटर एक वरदान की तरह करता है। हवाई यात्रा, हवाई जहाज को उड़ान भरने से लेकर टिकट की बुकिंग तक सभी क्रियाओं का संचालन कंप्यूटर के बिना संभव नहीं है। देखिए दोस्तों, जो हवाई जहाज होते हैं कंप्यूटर के माध्यम से उड़ाए जाते हैं। टिकट की बुकिंग भी कंप्यूटर के माध्यम से ही होती है। रेलवे रिजर्वेशन, विश्व में चलने वाले लाखों रेलगाड़ियों में सफ़र करने वाले करोड़ों यात्री कंप्यूटर के बगैर सुविधाजनक तरीके से यात्रा नहीं कर सकते। टिकट लेना, कैंसिल करना आदि इसके बगैर श्रम साध्य है। अगला प्रश्न है आपके सामने, स्मृति उपागम के प्रकारों का वर्णन कीजिए। उत्तर है स्मृति उपागम के निम्नलिखित 2 प्रकार हैं। उपागम का मतलब होता है साधन, स्मृति का मतलब होता है मेमोरी। देखिए दोस्तों, मेमोरी 2 प्रकार की होती हैं। प्रारंभिक स्मृति, प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, सेकंड मेमोरी। सेकंड स्मृति दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा स्मृति।
पहले देखिए दोस्तों, हम देखते हैं प्रारंभिक स्मृति, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रैम होता है जो कि कंप्यूटर में ही होता है, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। दूसरा है रोम, रीड ओनली मेमोरी, यह भी कंप्यूटर में ही होता है। द्वितीयक मेमोरी देखिए दोस्तों, द्वितीयक स्मृति जो होती है 3 प्रकार की होती है। हार्ड डिस्क, यह कंप्यूटर स्मृति की अस्थायी जगह है। हार्ड डिस्क अरबों जानकारियों को संग्रहित करके रख सकता है। किसी कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक जानकारियां वह संग्रहित करके रखता है। हार्ड डिस्क देखिए दोस्तों, सीडी डिस्क क्या होता है, इसमें कुछ सीमित जानकारियां ही संग्रहित करके रखी जा सकती हैं। यह कंप्यूटर में अंदर सदा नहीं रखता। इसे हम कैसेट की तरह लगाकर फिर निकाल भी सकते हैं। जो सीडी होता है दोस्तों या कैसेट होता है, इसे हम कंप्यूटर में प्रवेश कराते हैं, अपना काम हो जाने पर उसे निकाल कर रख सकते हैं। इस पर अंकित जानकारी का प्रयोग हो जाने के बाद उसी सीडी या डीवीडी पर उसे हटाकर दूसरी जानकारी भी संग्रहित की जा सकती है। यानी कि दोस्तों, जो हम सीडी में एक बार जानकारी डालते हैं तो फिर हम उसे डिलीट करके दूसरी जानकारी भी उसमें प्रेषित करके कंप्यूटर में डालकर हम देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब देखते हैं पेन ड्राइव। यह छोटे से पेन के आकार का होता है। इसे बड़ी सहजता से एक हार्ड डिस्क से दूसरे हार्ड डिस्क तक डाटा स्थानांतरित करने के काम में लाया जा सकता है। इसकी संग्रहण क्षमता भी ज़्यादा होती है। अब दोस्तों, हम देखते हैं मास्टर नेम सर्वर क्या है। वर्तमान में विकास के लिए बनाए गए इंटरनेट सोसाइटी ने सभी कंप्यूटर्स को एक दूसरे से सर्वथा भिन्न 8 श्रेणियों में विभक्त किया है। इन 8 श्रेणियों के लिए पृथक क्षेत्र नाम सेवा DNS डोमेन नेम सर्विस, जो कि मास्टर नेम सर्वर कहलाती है, को इंटरनेट से जोड़ा गया है। मास्टर नेम सर्वर अपनी श्रेणी के कंप्यूटर के नाम व IP एड्रेस के आंकड़ों को अपने पास रखता है और नाम से IP एड्रेस में परिवर्तित करके उस कंप्यूटर से संपर्क स्थापित करता है। ये 8 श्रेणियाँ निम्न अनुसार हैं। देखिए दोस्तों, .com, जब हम किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं गूगल पर या किसी भी माध्यम से तो लिखते हैं अंत में .com। तो दोस्तों, जो .com है यह सर्वाधिक प्रचलित डोमेन नेम सर्वर है। DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सर्वर। .com का प्रयोग व्यापारिक क्षेत्रों के लिए किया जाता है। यह कॉमर्शियल क्षेत्रों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, अर्थात जिस एड्रेस के अंत में .com लगा हुआ हो तो वह किसी व्यापारिक संगठन का पता चलता है। .mail देखिए दोस्तों, जब हम .mail अंत में लगाते हैं, यह अमेरिकी सेना संस्थान के लिए निर्धारित किया गया है। .mail जो डोमेन नेम सर्वर होता है दोस्तों। .gov अमेरिकी सरकार के लिए निर्धारित किया गया डोमेन नेम सर्वर है। इसके डोमेन के अंतर्गत अमेरिकी सरकार के मंत्रालय को सम्मिलित किया गया है। देखिए दोस्तों, .edu, जब हम .edu का मतलब होता है एजुकेशन, यह शैक्षणिक संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया डोमेन नेम सर्वर है। अब दोस्तों देखते हैं .in, .au, .nz, इस डोमेन के अंतर्गत कुछ विशेष देशों को रखा गया है। देखिए दोस्तों, जब हम इंडिया को सर्च करते हैं तो अंत में लिखते हैं .in जब सर्च करते हैं तो पूरे इंडिया की जानकारी हमें आराम से मिल जाती है। देखिए दोस्तों, .ind, इन डोमेन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को रखा गया है। अब दोस्तों, हम सर्च करते हैं यदि लास्ट में .net, इस डोमेन के नेटवर्क के लिए निर्धारित किया गया है। डोमेन नेम सर्वर है, अर्थात जिस एड्रेस के अंत में नेट लगा हुआ हो तो वह एड्रेस किसी नेटवर्क का होता है। .org देखिए दोस्तों, हम सर्च करते हैं जैसे UPPCL.org। .org क्या है? ORG किसी ऐसे संगठन के लिए निर्धारित किया गया डोमेन नेम सर्वर है जो कि किसी व्यापारिक क्षेत्र नहीं है। यह एड्रेस अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ का है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत आता है। अब देखिए दोस्तों, क्लाइंट किसे कहते हैं? क्लाइंट जिस कंप्यूटर को सर्वर अपनी सुविधा प्रदान कर रहा है उसे क्लाइंट कहा जाता है। क्लाइंट वर्क स्टेशन भी कहा जाता है। यही एप्लीकेशन प्रोग्राम का संचालन होता है। ये सर्वर शक्ति में कम होते हैं। इस पर सर्वर द्वारा किए गए प्रोग्राम व फाइल्स का ही साझा हो सकता है। देखिए दोस्तों, क्लाइंट क्या है? हम मोबाइल का यूज कर रहे हैं, जो डाटा आ रहा है, जो हमारे पास जानकारी आ रही है, तो जो हम यूज कर रहे हैं, जो मोबाइल पर प्रदर्शित कर रहे हैं, हम क्या हैं? हम एक क्लाइंट हैं। और जो सर्वर भेज रहा है वह क्या है? एक प्रदाता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यह इंटरनेट की आधारभूत क्रिया पद्धति है। इस तकनीकी में सेवा प्रदान करने वाला मुख्य कंप्यूटर होता है जिससे कुछ बहुत से कंप्यूटर जोड़कर सेवाएं ले सकते हैं।
यहाँ सेवा देने वाला कंप्यूटर सर्वर कहलाता है और सेवा लेने वाला क्लाइंट कहलाता है। जो कंप्यूटर हमें सेवा देता है वह क्या कहलाता है? सर्वर कहलाता है। और जो सेवा लेता है वह क्या कहलाता है? क्लाइंट कहलाता है। आप फॉर्म भरते हैं, कोई भी ऑनलाइन भर्ती परीक्षा के भरते हैं, जिस कंप्यूटर से भरते हैं उस कंप्यूटर को क्या कहेंगे? क्लाइंट कहेंगे। और जहाँ से हमको डाटा आता है, जिस नेटवर्क के माध्यम से, जिस सर्वर के माध्यम से आता है, वह एक सर्वर होता है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है आपके सामने। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के उद्देश्य एवं संरचना बताइए। उत्तर है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान को विलियम्स रॉबर्ट ग्लेसर ने 1962 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, इस प्रतिमान का केंद्र बिंदु कक्षा कक्ष में होने वाले क्रियाकलाप तथा कक्षा कक्ष के बुनियादी पहलुओं पर विचार करना है। उन्होंने कक्षा में शिक्षक तथा छात्र के मध्य होने वाले सामाजिक संबंधों में सुधार द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। विलियम्स रॉबर्ट ग्लेसर ने। देखिए दोस्तों, इसे प्राथमिक शिक्षण प्रतिमान, कक्षा कक्ष सभा शिक्षण प्रतिमान तथा मौलिक शिक्षण प्रतिमान के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। छात्र सहभागिता तथा शिक्षक छात्र के मध्य सामाजिक संबंधों को बढ़ाना, छात्र एवं शिक्षक के मध्य अनुशासनबद्धता तथा पारस्परिक स्नेह द्वारा अधिगम को बढ़ावा देना, ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष का सम्यक विकास करना बुनियादी शिक्षण प्रतिमान की अवधारणा उद्देश्य है। अब दोस्तों हम देखते हैं संरचना। इसमें निम्न चरण होते हैं। शिक्षक एवं छात्र के मध्य एकाग्रपूर्ण, सहभागितापूर्ण, उत्कृष्ट परिवेश का निर्माण करना, समस्या का परिभाषीकरण, प्रस्तुतिकरण तथा वाद विवाद द्वारा समस्या निवारण की पृष्ठभूमि बनाना। देखिए दोस्तों, स्वस्थ वातावरण में वाद विवाद के उपरांत मूल्यों का निर्धारण करना होता है। समस्या समाधान के विकल्पों का चुनाव करना, शिक्षक शिक्षार्थी दोनों की भागीदारी सुनिश्चित करना होता है। यानी कि समस्या का समाधान, समस्या पहले हम उसका चुनाव करेंगे, फिर उसके बाद समाधान करेंगे। समस्या समाधान हेतु अपनी सहमति से वचनबद्ध होना, यानी कि जो शिक्षक होंगे, छात्र होंगे, उस समस्या का समाधान सहमति से करेंगे। समस्या समाधान से संबंधित निर्णयों का अनुसरण करना। सामाजिक प्रणाली, देखिए दोस्तों, शिक्षक और शिक्षार्थी परस्पर सहयोग द्वारा समस्या का समाधान ढूंढते हैं। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों मिलकर किसी भी समस्या का समाधान ढूंढते हैं। शिक्षक शिक्षण अधिगम के लिए उपयुक्त परिवेश का सृजन करता है। जो शिक्षक होता है वह शिक्षण के लिए, अधिगम के लिए, सीखने के लिए अच्छा परिवेश का निर्माण करता है। छात्रों की निष्पत्ति को बढ़ाने के लिए पुरस्कार एवं दंड की व्यवस्था करता है। यदि छात्र अवांछित क्रियाएं करता है तो उसे दंड दिया जाता है, और अच्छा कार्य किया जाता है तो उसे पुनर्बलन दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। शिक्षक की भूमिका स्नेह एवं अनुशासन द्वारा छात्रों के अधिगम को प्रभावी बनाना है। अब देखिए दोस्तों, अंत में हम देखते हैं मूल्यांकन। छात्रों की बौद्धिक क्षमता तथा निर्णय लेने की क्षमता का आकलन किया जाता है। इसके लिए निबंधात्मक तथा वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकारों का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, अंत में हम मूल्यांकन करेंगे कि छात्र किसी भी समस्या को किस प्रकार से हल किया है, या किसी भी समस्या को किस प्रकार से अधिगम किया है, किस प्रकार से सीखा है। उपयोग, अंत में देखिए दोस्तों, उपयोग, इसका उपयोग छात्रों के व्यक्तित्व गुणों के विकास हेतु किया जाता है। विशेषकर दायित्व निर्वहन, इससे स्वयं छात्र तथा सहयोगी के व्यवहार का आकलन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने हर एक ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।